Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of Daily News Analysis. Today is 31st of December 2024 and that is the last day of 2024, and on the next day we will be in the next year. So in advance I wish you everyone happy new year. So let's start with the important news of the day. So first of all, we are going to start today's current affairs, that is current affair or GK. So first of all, ISRO successfully launches SpaceX डॉक्सिंग मिशन. ये जो स्पेस का एक मिशन है और इसको लॉन्च किया है किसने? इसरो ने, है ना, और सक्सेसफुली इसको लॉन्च कर दिया है. सो लेट्स हैव सम की पॉइंट्स which can be relevant for your examination. And this mission will also be important for India's future missions, that is future space missions. So first of all, the ISRO successfully launched its space docking experiment, that is SpaceX. ये इसका फुल फॉर्म ये है. मिशन ऑन मंडे को लॉन्च कर दिया, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटीज. क्या है इसके बारे में? रॉकेट लॉन्च एंड सैटेलाइट प्लेसमेंट. इसको लॉन्च हमने कौन से रॉकेट से किया है? सो ये आपको ध्यान में रखना है, कीप इट इन माइंड. PSLV C60 rocket. Sometimes you can expect such questions when there will be the examiner will ask you that what was the name or the number of the PSLV. So it is C60 rocket. और कहाँ से लॉन्च हुआ? इस सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया है, दैट इज लोकेटेड इन श्रीहरिकोटा. और श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं? वेयर इज श्रीहरिकोटा? वहां से इसको लॉन्च कर दिया गया है. इस मिशन का जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है, अभी जो मैं आपको बताऊंगा, और इसका कंफर्मेशन जो इसरो के चीफ हैं, चेयरमैन एस सोमनाथ, उन्होंने दे दिया कि हाँ हमारा ये मिशन जो है सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है. ठीक है, अब इसका जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उस पर आते हैं, जिसकी वजह से ये मिशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसरो के लिए, या मैं कहूँ कि इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के. टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन एंड फ्यूचर प्लान्स. इंडिया ने अपनी उस टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करने का एफर्ट किया है, जिसके लिए वर्ल्ड की जो हैवी वेट वाली जो कंपनीज हैं या एजेंसीज हैं, लाइक नासा, रॉस्कोमॉस, या हम बात करें ESA, जाक्सा, ऐसी कंपनीज के बेसिस पर क्या हम इसमें ट्राई कर रहे हैं कि दिस मिशन एम्स टू डेमोन्स्ट्रेट क्रूशियल टेक्नोलॉजीज फॉर स्पेस क्राफ्ट रेंडजबस डॉकिंग एंड अनडॉकिंग. मीन्स हम इस टेक्नोलॉजी को शो करना चाहते हैं. क्या है ये टेक्नोलॉजी? अभी मैं आपको बताऊंगा. और दिस टेक्नोलॉजी इज एसेंशियल फॉर फ्यूचर मिशंस इंक्लूडिंग सेंडिंग एन इंडियन एस्ट्रोनॉट टू द मून. मीन्स अगर इंडिया अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेजना चाहेगा, वहां पर भी काम करेगी. कंडक्टिंग सैंपल रिटर्न्स. अगर हम मून से वापस आएंगे, वहां से कुछ सैंपल लेके लाना होगा, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट होगा. एंड बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग an Indian space station. So this technology will help Indian space research organization in what? कि मून पर अगर हमें अपने मिशन भेजने, एस्ट्रोनॉट भेजने, वहां पे अगर हमें वहां से कुछ सैंपल लेके आने, सैंपल रॉक्स लेके आने, सैंपल में वहां से सैंड या मिट्टी, सॉइल लेकर के आनी है तब भी, और हमें अगर अपना स्पेस स्टेशन बनाना है इंडिया का इंडिविजुअल, तो वहां पर ये टेक्नोलॉजी हमको काम आएगी. तो हमारा ये एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल होता है, सो इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी. क्या है ये? रैंडोजिबस एंड डॉकिंग. ये क्या है? इट इज द प्रोसेस ब्रिंगिंग 2 or more spacecraft together and physically connecting them. मीन्स स्पेस में आपने एक स्पेसक्राफ्ट पहले कभी लॉन्च कर रखा है, एक दूसरा कोई और भी पहले कभी लॉन्च कर रखा है. अब इसमें अगर हम उन दोनों को एक दूसरे के क्लोजर ले आते हैं
और दोनों को अगर हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं, यही वो प्रोसेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, रैन डेवस एंड डॉकिंग। तो ये कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा कि हम स्पेस में कुछ लॉन्च कर दें और उनको वापस जो है आपस में उनको कनेक्ट कर पाए, वो भी कहाँ, स्पेस में, जहां पर कोई रूट नहीं होता, जहां पर कोई रोड नहीं होते, जहां पर आपका जीपीएस भी काम नहीं करता। तो उस सेंटर पर आप सोचिए कि कितना बड़ा अचीवमेंट होगा। अगर आपने एक मूवी देखी होगी स्टार वार्स, आप एक बार देखिएगा कि कैसे उसमें स्पेस को लेकर के कितना इमेजिनेशन है, उस लेवल पर आप इसको सोचिएगा। तो रैंडोजिबस क्या है, प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग द स्पेसक्राफ्ट इन द सेम ऑर्बिट। तो सबसे पहली दिक्कत तो ये आएगी कि आपके पास में दो स्पेसक्राफ्ट हैं, एक तो किसी और ऑर्बिट में है, दूसरा किसी और में है, तो उनको पहले तो एक ही ऑर्बिट में लेके आना है, देन रिड्यूसिंग द डिस्टेंस एंड वेलोसिटी बिटवीन देम। अब उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, मैं कहूँ ये दो सैटेलाइट हैं या दो मिशंस हैं, उनके बीच की डिस्टेंस को कम करना, उनकी स्पीड वेलोसिटी को कम करना, कंट्रोल करना, वो भी स्पेस में। तो ये कितना टफ काम। दूसरा फिर आता है इनकी प्रोसेस डॉकिंग, कि दो स्पेसक्राफ्ट हैं, उन दोनों को हम कनेक्ट कर पाएं कि इसमें जो है इस स्पेसक्राफ्ट में मैं हूं, दूसरे में कोई दूसरा है, तो हम जाएं और दोनों स्पेसक्राफ्ट आपस में कनेक्ट हो जाएं, हम उतर के उसमें जा सकें और उससे हम दूसरे वाले सेकंड वाले स्पेसक्राफ्ट में जा सकें। सपोज करो यहाँ से आपकी जो है मदर ने अचार भेजा है आम का, और आप इस स्पेसक्राफ्ट से गए और पहले स्पेसक्राफ्ट में आपके दोस्त वहां पर रह रहे हैं, आप यहाँ से गए, ले जा करके बोला ये लो भाई अचार ले लो, आपकी मोम ने भेजा है। तो इस तरह का कनेक्शंस, जो कनेक्टिविटी वो हो पाएगी इस डॉकिंग के थ्रू। उससे आगे की प्रोसेस स्टार्ट होती है अनडॉकिंग, कि अब दोनों स्पेसक्राफ्ट को हम डिकनेक्ट करें और एक स्पेसक्राफ्ट कहीं और चला जाए, दूसरा कहीं, एक वापस होकर के अर्थ पर लैंड कर जाए। सो इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट है ये इसरो ने किया है। अब देखते हैं आगे के टाइम में ये कितना सक्सेसफुल होता है, कितना हम इसमें आगे जो है पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आज की एक इंपॉर्टेंट न्यूज और ये है इस्लामिक लॉज एंड तालिबान रूल इन अफगानिस्तान। अभी आप समझेंगे, जानेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि दुनिया में देखो क्या क्या चल रहा है। आप यहाँ पर देखिए, दो लेडीज हैं, ये अपना जो है कहीं जा रही होंगी, और यहाँ पर देखिए आप विंडो, ठीक है। इन लेडीज का और इन विंडोज का बहुत बड़ा कनेक्शन है आज की न्यूज में। क्या कनेक्शन है, आप अगर इमेजिन करना चाहें तो करिए और रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए इफ यू कैन। तालिबान ने पहली बात तो ये प्लान किया है और अपने ऑर्डर्स निकाले हैं कि हम ऐसा कोई भी एनजीओ, वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, उसको तालिबान में काम तो नहीं करने देंगे जो महिलाओं को नौकरी देता होगा। मींस ऐसी कोई कंपनी, ऐसा कोई एनजीओ अफगानिस्तान में काम नहीं कर सकता जहां पर वुमेन एम्प्लॉयमेंट करती हो, जहां पर उनको कोई जॉब देता हो। तो इट मींस अफगानिस्तान का जो लॉ है वो ये क्लियर है कि वुमेन घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो जॉब नहीं कर सकती। जैसे वो पार्क नहीं जा सकती, और कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। इवन अगर दुकान से जाकर के उनको ब्रेड का पैकेट लाना है, मिल्क का पैकेट लाना है, नहीं, यू कैन नॉट डू दैट। साइकिल नहीं चला सकती। जब आप दूध का पैकेट लेने नहीं जा सकती हैं तो फिर साइकिल चलाना तो छोड़ ही दीजिए। 6th क्लास से ज्यादा आपको वहां पर पढ़ने नहीं दिया जाएगा। ऐसे रूल्स ऑलरेडी वहां पर उन्होंने लागू कर दिए हैं जब से तालिबान जो है अफगानिस्तान में उन्होंने गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ली है। और ये डिसीजन अभी इन्होंने जो अपना नोटिस निकाला है कि ये सब नहीं होगा, तो डिसीजन फॉलोज प्रीवियस ऑर्डर 2 years अगो। उन्होंने ये कहा था कि भाई जितने भी एनजीओ हैं जो काम कर रहे हैं अफगानिस्तान में, फटाफट से सारी महिलाओं को निकाल दो जॉब से। अच्छा, 2 साल का टाइम दे दिया, बोला ठीक है, अब कोई भी एनजीओ काम नहीं करेगा अफगानिस्तान में, कोई कंपनी काम नहीं करेगी जो महिलाओं को काम दे। रीजन क्या दे रहे हैं ये कि भैया ये जो लड़कियां, ये जो महिलाएं जॉब पे जाती हैं तो अपना जो हिजाब होता है, हेड स्कार्फ, उसको ठीक से नहीं बांधती हैं ये, और इनको ज्यादा स्वतंत्रता मिल जाती है। तो ये फिर जो है वो ठीक नहीं है शरीयत के अकॉर्डिंग, जो शरिया लॉ है उसके अकॉर्डिंग। और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अभी तालिबान जिस गवर्नमेंट को लीड कर रहा है वहां से ये आई है।
अच्छा, प्लस इन्होंने ये कह दिया कि अगर कोई भी एनजीओ ऐसी पाई गई जहां पर कोई विमेन काम कर रही है, उसका लाइसेंस खत्म हो जाएगा, उसको फिर आगे फ्यूचर में कोई काम नहीं करने दिया जाएगा। प्लस जैसे कि अभी तक इनके ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शंस थे, क्या क्या थे? पब्लिक स्पेस में महिलाएं नहीं आएंगी, बाहर नहीं आएंगी, घर से बाहर नहीं आ सकती, एजुकेशन नहीं हो सकता उनका, 6 क्लास से ज्यादा नहीं पढ़ने देंगे उनको, ठीक है। अच्छा, अब ये लेटेस्ट ऑर्डर आया है ये वाला, अब आप बताइएगा आप इसमें से कितने सहमत हैं, ठीक है। आप अपने आइडिया कभी कभी शेयर किया करो, थोड़ा बताया तो करो कि आप क्या सोचते हैं। अभी ये वाला जो ऑर्डर है नया आया है इनका, क्या है इस ऑर्डर में? इस ऑर्डर में है कि ऐसी कोई भी बिल्डिंग, अभी जो ऊपर हम मैं आपको बिल्डिंग दिखा रहा था और विंडो दिखा रहा था, ठीक है, बिल्डिंग और विंडो आपको मैंने दिखाई थी, है ना, ये विंडो आपको दिखाई थी। ऐसी कोई भी बिल्डिंग पुरानी हो या नहीं हो, पुरानी बिल्डिंग्स जो है उनमें से ऐसी सारी खिड़कियों को, विंडोज को बंद कर दिया जाए जिस घर में महिलाएं रहती हों, या जैसे कि किचन हो गई, तो बोला जहां महिलाएं बैठती हों या खड़ी होती हों उस एरिया में कोई भी विंडो नहीं होगी, उस मकान में, उस किचन में या कोई भी प्रेमिसेस में, किसी बिल्डिंग में। तो अपने ऑफिसर्स को ऑर्डर दिया है कि ऐसे घरों की चेक करो जहां पर महिलाएं हो और वहां पर कोई विंडो हो, मींस महिलाएं घर से बाहर झांक सकें, ठीक है, मींस महिलाएं घर से बाहर नहीं देख पाएंगी उस कंडीशन में, ठीक। अब देखो नया ऑर्डर, नो न्यू बिल्डिंग्स कैन हैव विंडोज इन किचन एटसेट्रा, हाउस, होम, रूम, कहीं भी। तो अब जो नई बिल्डिंग बनेंगी अफगानिस्तान में आने वाले टाइम में, उनमें किसी में भी विंडो नहीं बनाई जाएगी जहां से महिलाएं बाहर देख सकें या बाहर से कोई देख सके, या महिलाएं जहां बैठी हों या जहां खड़ी होती हों, मींस विंडो नहीं होगी नई बिल्डिंग में, तो वो कंप्लीट घर बंद होगा, ठीक है। और पहले इनके ऑर्डर तो आ ही रखे थे कि वो महिलाएं कोई भी बाहर नहीं निकल सकती घर से जिसकी बॉडी से एक उंगली का अगर ये वाला फ्रंट भी अगर दिख रहा है तो, हाँ, आंखें भी अगर दिख रही हैं तो वो भी हो सकता है उसको भी, उसकी जो पुलिस है वहां पर वो उठा के बंद कर दे या उनका सर कलम कर दे। इन चीजों को लेकर के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह इन सब ने चिंता बताई है। आप बताइए क्या इस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस विमेन के ऊपर, क्या ये जो है वैलिड है, क्या इनको आप जस्टिफाई कर सकते हो? तो जो तालिबान है वो अब वहां पर उसी प्रकार के रूल को आगे बढ़ा रहा है कि हमारे यहाँ पर इस्लाम का रूल होगा, शरिया का रूल होगा और हम उसी तरीके से रूल को अपना चलाएंगे। तो वहां का जो एक मिनिस्टर है, क्या नाम है उसका, अखुंदजादा करके है, उनने इस पर जो है अपना कमेंट दिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये है एक एडिटोरियल का आर्टिकल, द हिंदू का एक आर्टिकल है, उसका जिस्ट, उसकी समरी में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। क्या है वो? द शेख हसीना एक्स्ट्राडिशन डिमांड, व्हाट आर ऑप्शंस फॉर इंडिया। इंडिया के पास में क्या ऑप्शंस हैं? बांग्लादेश गवर्नमेंट हमसे एक्स्ट्राडिशन कर रही है कि भाई आप शेख हसीना को हमें दे दो, वापस भेज दो। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं कि बांग्लादेश की जो पीएम थी शेख हसीना, वो अगस्त 2024 में वहां से भाग करके आई थी और दिसंबर 2023 में बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट की है इंडिया से फॉर्मली कि भाई शेख हसीना को आप हमारे यहाँ जो है बांग्लादेश में भेज दो, ठीक है। और वहां पर बहुत सारी एफआईआर वगैरह करके बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने शेख हसीना को एब्सकॉन्डर घोषित कर रखा है, भगोड़ा उन्होंने बता रखा है। और बात क्या बताई है कि वो 5 अगस्त के बाद जो वहां से भाग गई थी गवर्नमेंट छोड़ करके, तो उसके बेसिस पर हमको ये दे दीजिए। इनके अगेंस्ट में बहुत सारे चार्जेस लगाए हैं, एफआईआर वगैरह हुई हैं। क्या क्या ब्लेम है इन पर? कॉन्स्पिरेसी का ब्लेम है, मिसट्रीटमेंट का है, किलिंग ऑफ प्रोटेस्टर्स का है और लेबल्ड एज जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ऐसे बहुत सारे केस इनके अगेंस्ट में चला दिए हैं और इन्हीं के बेसिस पर उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करके ये कहा जा रहा है कि इनको बांग्लादेश को वापस दे दिया जाए। अच्छा, अब इसमें लीगल प्रोसीडिंग्स अब तक क्या चल रही हैं जिसके बेसिस पर ये मांग रहे हैं? तो ढाका में एक इंस्टीट्यूशन है दैट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल जो क्राइम्स ट्रिब्यूनल, उसने अरेस्ट वारंट जो है शेख हसीना के अगेंस्ट में और उनके और भी 45 बहुत ऑफिसर्स वगैरह हैं उनके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इशू कर रखा है पहले से ही। चार्जशीट जो है अभी आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी उनको वो जो है चार्जशीट सबमिट कर देंगे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन और जो है फिनिश हो चुकी है, ठीक है। अब आते हैं कि चार्जशीट
इन्वेस्टिगेशन ये सब हो चुकी है। तो शेख हसीना यहाँ पर हैं और कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है बांग्लादेश में। अगर हम बात करें, एक प्रिंसिपल ऑफ है जस्ट जूरिस्प्रूडेंस में यूज होता है, ट्रायल इन एब्सेंसिया, जहां पर भी कॉमन लॉ है, मींस जो इंग्लिश लॉ जिस तरीके से हम यूज करते हैं, ब्रिटेन वाला लॉ मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ऐसा चल रहा है, तो उस लॉ में, कॉमन लॉ में, जैसा इंडिया में चलता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहां का लॉ ये कहता है कि अगर जिस पर ब्लेम्स हैं, एलिगेशंस हैं, जो अक्यूज्ड है, तो यहाँ पर अक्यूज्ड है शेख हसीना, वो अगर कोर्ट के सामने नहीं भी हैं तब भी प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं। उनकी जगह पर कौन, उनका एडवोकेट है, वो उनको रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है ये। और बांग्लादेश का खुद का जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, वहां का सीआरपीसी जो है, वो भी अलाउ करता है कि हाँ, अगर अक्यूज्ड नहीं है तब भी केस चल सकता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैज प्रेसिडेंट फॉर ट्रायल्स इन एब्सेंसिया। अभी रिसेंटली 2023-24 में ही एक केस जो है हुआ था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। युगांडा का एक केस था, वहां का एक पर्सन था, टोनी करके एक था, तो वो पिछले अराउंड 36 ईयर से शायद वो एब्सकॉन्डिंग है, कोई उसको अरेस्ट नहीं कर पाया, तो उसके अगेंस्ट में भी डिसीजन कोर्ट ने दे दिया। ठीक है, तो वो तो था नहीं, जब 36 साल से वो कोर्ट में गया ही नहीं, फिर भी प्रोसीडिंग्स हुई और जजमेंट दे दिया कोर्ट ने, तो भैया शेख हसीना का भी जजमेंट दे सकता है कोर्ट। इट मींस शेख हसीना को बांग्लादेश जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसका जो समरी है वो ये है। नेक्स्ट, अब इंडिया से जब ये डिमांड कर रहे हैं तो इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शन है कि हम शेख हसीना को उनको दे दें कि नहीं दें, क्या क्या हमारे पास में ऑप्शन है। इंडिया हैज अ बायलैटरल एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, हमारी एक ट्रीटी उनके साथ में है, और हमारे पास में अपना एक एक्ट है, इंडियन एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962। दोनों ही तरह से हमारे पास है, उनके साथ ट्रीटी भी है, हमारा खुद का एक लॉ भी है ऐसे केसेस को डील करने के लिए। इंडिया अब ऐसे मैटर में क्या कह सकता है, इंडिया कह सकता है कि जो शेख हसीना है उन पर जो क्राइम के एलिगेशन लगे हैं भैया वो पॉलिटिकल ऑफेंसेस हैं, मींस ये तो पॉलिटिकल क्राइम है, पॉलिटिकल ऑफेंसेस वाले आप एलिगेशंस लगा रहे हो, तो इसमें तो को हम आपको नहीं दे सकते, तो ऐसा हमारे पास में एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ये जो ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा चल नहीं पाएगा। क्यों? ये कहा जाएगा कि भाई आप कह रहे हो कि इन्होंने पॉलिटिकल ऑफेंस में आप इसको जो है एक्स्ट्रेडिशन मांग रहे हो, तो ये तो बाद में डिसाइड होगा ना कि पॉलिटिकल ऑफेंस है कि नहीं, तो इंक्वायरी तो हुई नहीं है, तो आप अभी से इंडिया ये कैसे कैसे कह रहा है कि ये तो पॉलिटिकल ऑफेंस है, हम आपको इसको नहीं दे सकते। दूसरा, एक हमारे पास में है ऑप्शन आर्टिकल 20 एंड 21। एक केस था, ज्यादा पुराना नहीं है, 2023 का ही है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि कोई भी पर्सन, वहां पर पर्सन वर्ड यूज किया था, है ना, पर्सन वर्ड यूज किया था, सिटीजन वर्ड यूज नहीं किया है। आप अगर आर्टिकल 2021 देखोगे तो वहां पर पर्सन यूज है, जो है सिटीजन की बात नहीं है। मींस ये ऐसे राइट्स हैं जो नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो बांग्लादेश की जो पीएम है, मींस फॉर्मर पीएम शेख हसीना, वो बांग्लादेश से भाग करके आई, इंडिया में रह रही हैं, तो उनको भी अपनी लाइफ और लिबर्टी का क्या है, राइट है, उनको भी उनके जीवन का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि जो हमारे अब इंडिया के अंदर रह रही हैं वो, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही उन पर क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा, लागू होगा। तो इंडिया बांग्लादेश से ये कह सकता है कि भाई इनकी लाइफ को, इनकी जान को खतरा है, अगर इनको हम वहां भेजेंगे तो बांग्लादेश, तो इनका प्रोटेक्शन तो इंडिया करेगा। पॉसिबल सॉल्यूशन सब इसके क्या क्या हो सकते हैं, इंडिया और क्या कह सकता है, इंडिया ये कह सकता है कि भाई ठीक है, आप हमको अरेस्ट वारंट के बेसिस पर बता दीजिए, हम इनको इन हाउस अरेस्ट कर देते हैं यहीं इंडिया में ही। दूसरा, बांग्लादेश अथॉरिटीज को हम कह देंगे कि भाई आप आओ और जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, इनसे पूछताछ करनी है आप करो, यहाँ पर आओ, लेकिन अरेस्ट करके ले जाने नहीं देंगे। दूसरा, आप अपना ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर लो, बांग्लादेश ले जाने की क्या जरूरत है, इतनी बुजुर्ग लेडी है, इतनी सीनियर सिटीजन है। इफ कन्विक्टेड, अगर इनको सजा होती है तो इंडिया में ही ये अपना जो सेंटेंस है उसको कंप्लीट कर लेंगी, इंडिया में ही जेल टर्म अपना पूरा कर लेंगी, बांग्लादेश ले जाने की क्या जरूरत है। क्यों? अगर इनको बांग्लादेश में भेज दिया गया तो ये मान करके चलिए कि उनको बहुत जल्दी ही खत्म कर दिया जाएगा, उनकी लाइफ बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। अब आ जाते हैं हम एक इंटरनेशनल लेवल की लॉ पर। एक
कोर्ट है जिसका नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। क्या उसकी ज्यूरिसडिक्शन है यहाँ पर? तो बांग्लादेश इज ए स्टेट पार्टी टू द रोम स्टैट्यूट। तो रोम स्टैट्यूट के लिए बांग्लादेश एक स्टेट पार्टी है। इट मींस ऐसे केसेस में उसका ज्यूरिसडिक्शन इस पर है। कैसे? तो आईसीसी कुड इंटरवीन इफ हसीना's राइट्स आर इन डेंजर एंड ऑफ प्रोसीडिंग्स आर नॉट कंडक्टेड इम्पार्शियली। मींस आईसीसी की शरण में जा सकते हैं हम, उनसे उनकी ज्यूरिसडिक्शन को हम जो है एक्सेस कर सकते हैं अगर जो शेख हसीना के अगेंस्ट में ट्रायल है वो इम्पार्शियल ना हो, उनके राइट्स को वायलेट किया जाए तो उसके वो इंटरवीन कर सकता है। नेक्स्ट, बांग्लादेश कुड रेफर द मैटर टू द आईसीसी। बांग्लादेश खुद जाकर के इसको आईसीसी में प्रोसिक्यूट करवा ले, और द आईसीसी's ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर कुड स्टार्ट अ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। या फिर जो आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वो खुद से ही एक इंक्वायरी स्टार्ट कर दे। तो दोनों ही ऑप्शन है ना। अब मैं अगर कंक्लूजन की बात करूं कि भाई अल्टीमेटली इस पर हो क्या सकता है, भैया देखो बांग्लादेश को एक काम करना चाहिए, पॉलिटिक्स और उससे ऊपर उठ करके फेयर ट्रायल करे, कैसा उन्होंने कुछ किया है कि नहीं किया है। प्लस इंडिया नीड्स टू फैसिलिटेट बांग्लादेश स्टेट एजेंसीज टू कंडक्ट द ट्रायल सक्सेसफुली। इंडिया वहां की एजेंसीज को हेल्प करे कि आप अपना ट्रायल सक्सेसफुली कंडक्ट करो, हम आपकी हेल्प करेंगे। प्लस अ कोलैबोरेटिव अप्रोच हमको रखनी पड़ेगी, would demonstrate compliance with the international law and safeguard हसीना's rights। तो इंडिया बांग्लादेश दोनों ही मिलकर के इस पे काम करें और फिर वहां से जो प्रोसीडिंग्स के बाद जो रिजल्ट आते हैं उस पर एक्शन लें, कोलैबोरेशन के थ्रू काम करना होगा। अच्छा, दोनों ही कंट्रीज को ऐसे किसी स्पीच से, स्टेटमेंट से बचना होगा, क्योंकि अगर हल्के फुल्के ऐसी स्पीच देंगे, स्टेटमेंट्स देंगे, तो ये मान करके चलिए कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों के ही रिलेशंस बहुत डेलिकेट टाइम से गुजर रहे हैं, वो बहुत ही तेजी से डिटेरियोरेट हो जाएंगे अगर दोनों ही पार्टीज की तरफ से कुछ भी ऐसे जो है इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट अगर दिए गए। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट को भी इम्पार्शियली काम करना चाहिए, सेक्युलरिज्म के साथ में वर्क करना चाहिए, इंडियन एजेंसीज, इंडियन गवर्नमेंट वो भी उनके साथ में कोऑपरेट कर दें। प्लस उनको ये भी देखना चाहिए कि वो सीनियर सिटीजन हैं, सीनियर लेडी हैं, बहुत ही बुजुर्ग हैं, उनकी आने वाली बहुत ज़्यादा जो उनकी एज है बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो उनको ऐसी कंडीशन में बांग्लादेश की जेल में नहीं रखा जा सकता। क्यों? बांग्लादेश की जेल्स, प्रिजन्स वगैरह जो हैं उन पर पहले से ही बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं पूरे वर्ल्ड में कि वहाँ की प्रिजन्स की सिचुएशन बहुत खराब है, और इस बात की पूरी गारंटी है कि बांग्लादेश की जेल में अगर इनको रखा गया तो कहाँ वहां पर इनका कौन का मर्डर कर देगा या इनके साथ में इनके सारे राइट्स का वायलेशन होगा, किसी को कोई पता नहीं है। ठीक है, सो ये था अब तक का आज के लिए, और कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।